हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। ये है हमारा लेक्चर नंबर 24। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का मैं रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को। एक लेक्चर और बचा है, आपका हिस्ट्री पूरा वाइंड अप हो चुका है। पॉलिटी में पूरा खत्म करा चुका हूं। हिस्ट्री के तीनों पार्ट बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं मैंने यहाँ पे। आप जाके मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। एक अनाउंसमेंट और है, 5 जनवरी 2022 से मैं आपके लिए कंप्लीट स्टैटिक जीके लेके आ रहा हूं और क्वेश्चन वाइज जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके रेलवे के एग्जाम्स, एफ कैट के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम, अभी DSSB के आने वाले वो वाले एग्जाम्स, सबके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है वो आपके लिए। इन लेक्चर्स को आपको यूज किस तरीके से करना है, एक तो स्टैटिक जीके का मैंने आपको बता दिया, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेटली एक शॉर्ट्स बना के अलग से भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं। मैं आपको यहां पे क्वेश्चंस करवाता हूं कम, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ जो मैं एक्स्ट्रा आपको लिखवाता हूं वो अपने आप में एक पूरी कॉम्पाइलेशन बन जाती है आपके क्वेश्चंस की। यहां पे डिस्प्ले करूंगा अगर मैं 15 क्वेश्चन, तो कम से कम आपको 170-180 क्वेश्चन में दे के ही जाऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो किसी ना किसी एग्जाम में। मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, मैं वही पढ़ाता हूं आपको। आपको इन लेक्चर्स को यूज कैसे करना है, अपनी नोटबुक लेके बैठना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाना, और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल रेडियन लर्निंग के नाम से। ठीक है, तो अब शुरू कर रहा हूं मैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन और थ्योरी को मिक्स करके किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हमने रिवाइज करना है। जिन बच्चों का पेपर सर पे है वो यहां से रिवाइज कर सकते हो, और आपकी ड्यूटी है लेक्चर शेयर हो जाना चाहिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वाइसरॉय हु इनॉग्रेटेड न्यू दिल्ली एज द न्यू कैपिटल इन 1931? वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वाइसरॉय का नाम क्या था? तो अब मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं इस क्वेश्चन के साथ ही। पहली चीज की देखो, 1911 के अंदर जो कैपिटल थी, अभी तक कैपिटल थी कलकत्ता में, लेकिन 1911 में एक लगा दिल्ली दरबार। ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन हम कर रहे हैं रिवाइज, तो सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली दरबार जो है, दिल्ली दरबार बैठा दिल्ली के अंदर, और उसके अंदर चीफ गेस्ट थे किंग जॉर्ज किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। ठीक है, अब इन्होंने ही दिल्ली की फाउंडेशन डाली थी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर कब हुई? पहली तो 1911 में हुई। इन्होंने दिल्ली की फाउंडेशन डाली 1911 में, पहली चीज ये ध्यान रखना। उसके बाद दिल्ली का वो वाला एरिया जहां पे सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है जो रायसीना हिल्स पे आपका बना हुआ है, इंडिया गेट है, इन सबको डिजाइन करके दिल्ली को कैपिटल का रूप दिया गया। और इसके पीछे हाथ था दो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट का, एक का नाम था एडविन लुटियंस, जिसे आप लुटियंस दिल्ली भी बोलते हो, और लुटियंस दिल्ली वाला जो एरिया है वो इन्होंने डिजाइन किया है, एडविन लुटियंस। और सर हर्बर्ट बेकर, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली ये वाला लुटियंस का नाम तो आपने भूलना ही नहीं है। इन दोनों ने दिल्ली को डिजाइन किया। अब उसको इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि जब दिल्ली बनके तैयार हो गई तो उसका उद्घाटन, उसका इनॉग्रेशन किसने किया था? तो दिल्ली का इनॉग्रेशन किया गया 12 दिसंबर 1931 को। और इस टाइम पे अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे। तो वो थे लॉर्ड इरविन। अभी मैंने आपको हाल ही लास्ट क्लास में बताया था कि इनके साथ गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। ये टाइम था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो 12 दिसंबर 1931 को दिल्ली का इनॉग्रेशन हुआ, और किसने करा? लॉर्ड इरविन ने करा। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। इसमें से देखिए कितने सवाल मैंने करा दिए, कुछ भी बेकार का नहीं था, सब पेपर में बार बार पूछा जाता है आपके। ये मैं आपके प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी के क्वेश्चंस को कंपाइल करके लाया हूं। इस साल के जो एनटीपीसी के एग्जाम जो है उनकी सारी शिफ्ट्स को एनालाइज करके मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो हमारी वीडियो सीरीज है इसकी। तो जिनके भी वनडे एग्जाम्स हैं, क्लरिकल हो कोई भी हो, सबको बहुत फायदा होगा इस सीरीज से।
और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड नहीं है। मैं आपको पेड वाले लेवल का यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और 5 जनवरी को रेडी रहना, स्टैटिक जीके कंप्लीट कराऊंगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, विलंब का सिद्धांत को या हड़प नीति को डैश ने लागू किया था। अच्छा, जो टॉपिक्स बच जाएंगे वो मैं स्टैटिक जीके में आपके कवर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, कोर्स कंप्लीट रिवाइज करा के जाऊंगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है, तो लॉर्ड डलहौजी की बात हो रही है। तो लॉर्ड डलहौजी से जो भी एग्जाम में आपके सवाल बन सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे और इनका सब कुछ आपको पता होना चाहिए जो पेपर में पूछा जाता है। पहली चीज तो इनका टाइम पीरियड क्या था, 1848 से लेके 1856। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग, जिनके टाइम पे 1857 की क्रांति होती है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर, ये वो टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पे था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्होंने इसी टाइम में आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर करके जो एरियाज बचे हुए थे वो भी अंडर ले लिए थे, और जो छोटे मोटे एरियाज, मतलब 1849 ऐसा टाइम पीरियड था जब भारत का चप्पा चप्पा ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका था, और जो बचे कुचे राज्य थे उनको इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की एक नीति इंट्रोड्यूस करी, जिसे आप कहते हो हड़प नीति। ठीक है, अब ये क्या तरीका था, ये बोलता था कि जो भी राज्य के अंदर, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, अगर उनका आगे कोई नेचुरल हायर नहीं है, कोई नेचुरल औलाद नहीं है, गोद लिया हुआ बच्चा है, तो उसके पास पावर ट्रांसफर ना करके ब्रिटिश उसकी पावर हड़प लेते थे। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, ऑल्दो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, आप देखो जाके, आपने नोट्स में जरूर लिखा होगा अगर आपने मेरी क्लासेस फॉलो करी हैं तो। लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से राज्यों को अपने अंडर लिया था, 4 आपको पुर याद रखने हैं। तो पहले आप लिख लो पुर, कौन कौन से, एक तो है नागपुर, एक है उदयपुर। ये सब वो राज्य हैं जिनको कि इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर किया था। एक है आपका जैतापुर, जैतापुर, एक है संबलपुर। अब आपसे पेपर में वो चाहे तो ऐसे कर सकता है, 4 ऑप्शन देगा और उसमें से कह देगा कि इसमें से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर कौन सा लिया था या फिर नहीं लिया था। और आप लिख लो एक झांसी, एक आप लिखो अवध। ठीक है, ये सारे राज्य इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर लिए थे। डलहौजी और किस लिए फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार पेपर में आती है, आपको भी पता होगी, 1853 में सबसे पहली ट्रेन इसने चलाई, रेलवे नेटवर्क इसने बनाया। तो पहली ट्रेन कहां से कहां के बीच में चली थी, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे से लेके थाने तक। और क्या किया था इसने, इसके ही टाइम पे पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। अब मैं हटा रहा हूं इसको, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन इसने डाली थी, टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, कलकत्ता से लेके आगरा तक। और क्या हुआ था इसके टाइम पे, इसके टाइम पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसने खोला था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उसके बाद में वुड्स डिस्पैच आया इसके टाइम पे, ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ये एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी थी, वुड्स डिस्पैच, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के वुड्स डिस्पैच आ गया। और एक आप ध्यान रख लेना, विडो रिमैरेज एक्ट भी इसी के टाइम पे पास हुआ था, जो कि एक आगे जाके कारण भी बना, विडो रिमैरेज एक्ट। विडो रिमैरेज एक्ट के पीछे एक्चुअल में मेहनत किसकी थी, तो जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उनके भी बहुत सारे प्रयास थे और इसने भी विडो रिमैरेज एक्ट पास करवाया। तो ये था लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड, जो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो पेपर में जाओगे यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। डैश हैड स्टार्टेड इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1793। डैश ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू करी थी। तो इनको कहा जाता है भारतीय सिविल सेवा, इन्होंने इस टाइम पे शुरू करी थी। सिविल सर्विसेज एक्चुअल में 1786 में करी गई थी और इनको कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, अभी बात करूं मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका टाइम पीरियड आपको एक तो ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, 86 से लेकर 93 तक था। लेकिन इसकी 2 चीजें जरूर याद रखनी है आपको। पहली तो इसे कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज,
क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सिविल सेवाओं का आरंभ किया था एग्जाम देके, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंपीरियल सर्विसेज बोला जाता था उसको उस टाइम पे। तो लंदन में उसका एग्जाम होता था, 21 वर्ष उसकी मैक्सिमम एज होती थी, और इतना मुश्किल एग्जाम होता था, तो आप समझ सकते हो इंडियंस के लिए कितना मुश्किल होगा। फिर भी सबसे पहले सिविल सर्वेंट इंडियन वो कामयाब हो इस चीज में, वो 1862 के अंदर सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये सबसे पहले सिविल सर्वेंट बने, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सोचिए आज की डेट में इतना मुश्किल है सिविल सर्विसेज का पेपर निकालना, और उस टाइम पे इन्होंने, जबकि सिचुएशन इससे 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट रही होंगी, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने उस टाइम पे एग्जाम को क्रैक किया था 1862 में। तो बात हो रही है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनसे क्या बनती है कि इसने परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट स्थायी बंदोबस्त जिसे बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, या फिर इसे आप कह सकते हो जमींदारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, इसने ये इंट्रोड्यूस किया था। जमींदारी सिस्टम तो आप सब जानते ही हो, 1793 में इसने किया था, और इसके अंदर क्या था कि किसानों से जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा वो जमींदार करेगा। क्या होगा कि जमींदार किसानों से अगर 11 हिस्से टैक्स ले रहा है तो 10 देगा ब्रिटिशर्स को, 1 रखेगा अपने पास। तो बहुत बुरी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इसने कहां इंट्रोड्यूस करी थी, ये सवाल भी बना हुआ है आपके पेपर में। ज्यादातर ये फेवरेट क्वेश्चन होता है सीडीएस का, सीपीएफ का, यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर से सीडीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एनटीपीसी में, एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार, एक्चुअल क्या है ना, फैक्चुअल तो याद रखो, डीप नहीं भी जा रहे हो लेकिन रिवीजन करें तो फैक्चुअल तो करो। बिहार, बंगाल, ओडिशा और वाराणसी, ये 4 जगह आपको ध्यान रखनी है जहां पे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। और इसका नाम जरूर याद रखना पेपर में कई बार, ये इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं। जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं वही मैं आपके लिए लेके आया हूं, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस है। In 1781, the first Governor General of India, Warren Hastings, had established a madrasa in Dash for the study and teaching of Muslim law। ठीक है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसे की स्थापना करी थी। तो अब हम बात कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, और यही एक सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी तरीके से नोट्स बनाओ कॉपी के अंदर, अपनी लैंग्वेज में बढ़िया हैंड राइटिंग में लिखो, ताकि चीजें देख के आप एकदम से रिवाइज कर पाओ। मेरा लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होता, 40 मिनट 45 मिनट ऑन एन एवरेज यही निकल के आता है। लेक्चर खत्म होने के बाद ही उसको रिवाइज कर लिया करो, हाथ की हाथ दिमाग में बैठ जाएगा। जब आप इसे आगे जाके जो मैं स्टैटिक जीके कराऊंगा उसके बाद कंपाइल करके एक बार रिवाइज कर लोगे, जनरल अवेयरनेस में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे आप लोग। आपको खुद को फील होगा कि हमने इतनी आसानी से यूट्यूब से ही अपना जनरल अवेयरनेस अच्छा कर लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स का आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इसका टाइम पीरियड वैसे था 1772 से लेके 1785 के बीच का, ठीक है। ये क्या थे उस टाइम पे 1773 के अंदर 1773, आपसे कई बार ये ईयर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे एक रेगुलेटिंग एक्ट आई थी। रेगुलेटिंग एक्ट, इस तरह की बहुत सारी एक्ट आई बाद में। ये एक्चुअल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाने के लिए होता था वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि असली मालिक हम ही हैं आपके, आप खाली ब्रिटिश क्राउन के एक रिप्रेजेंटेटिव हो इंडिया के अंदर। तो 1772 1785 इनका टाइम पीरियड, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट दी, और इसी के अंडर क्या हुआ था, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया, अभी तक डुअल सिस्टम चलता था, डुअल गवर्नमेंट चल रही थी बंगाल के अंदर। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई है 1765 में, तो वो डुअल गवर्नमेंट का तो अंत किया गया, डुअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया। इसी सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता के अंदर, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और तीसरी चीज क्या हुई कि इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था।
गवर्नर ऑफ बॉम्बे होता था, गवर्नर ऑफ मद्रास होता था, लेकिन बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी इनकी, तो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको उपाधि दे दी गई गवर्नर जनरल की। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। आपसे क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपसे क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला वाइसरॉय कौन था, आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात हो रही है, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अच्छा, उसके बाद आपको इससे क्या ध्यान रखना है, देखो इसी टाइम पीरियड के अंदर, इसी के टाइम पे फर्स्ट बैटल ऑफ जो आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई, जिसमें ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हुई, ये मैं आपको अपने लेक्चर्स में करा चुका हूं, तो देखो जाके। दूसरा, इसी के टाइम पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, मतलब कि इसे पढ़ने लिखने का और इंडिया के कल्चर को और जानने का बहुत बड़ा शौक था, तो इसलिए इसने एशियाटिक सोसाइटी बनाई बंगाल के अंदर। एशियाटिक, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल विद विलियम जोन्स, मतलब विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे, लेकिन पीछे से विलियम जोन्स, इसके अंदर सारा इंडिया का जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर किया जाता था, जो चीजें लिखी गई हैं किताबें उनको ट्रांसलेट किया जाता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। और इसी के टाइम पे भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया था चार्ल्स विल्किंस ने। दूसरी चीज, सेम उसने मुस्लिम लॉ के उसके लिए स्टडी करने के लिए मदरसा बनवाया, और ये कहां पे बनवाया, तो कलकत्ता में बनवाया था, ठीक है। कैलकाटा में इसने मदरसा भी बनवाया। इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी, विलियम जोन्स ने करी थी इसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। ऐसे चीजें आपके टिप्स पे होगी तभी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, चीजें दिमाग में बैठ रही हैं, तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। रेडियन लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, और कोई सोर्स नहीं है। एक सोर्स और है कि आप चाहो तो, आपकी मर्जी है, जब आप शेयर करोगे तो बताऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करो पहले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डिफिकल्टी होती है इस नाम में कि सी राजगोपालचारी कब थे या फिर माउंट बैटन कब थे। तो किस तरह का सवाल आता है पेपर में, मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो पूछे गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हो रहा था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो उस टाइम पे आपको लिखना है लुई माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। और किस तरीके से पूछ सकता है लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, वो कहेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल बनेगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के टेन्योर के बाद आए आपके सी राजगोपालचारी। अब आपसे क्या पूछेगा, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा सी राजा गोपालचारी, ठीक है। और कैसे पूछ सकता है वो, ये पूछ सकता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हैंडराइटिंग के लिए मेरे को माफ करना, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे मुंह से ठीक निकले। चीजें मैं आपको लिखवाता जा रहा हूं, फिर से बता देता हूं। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, आजादी के टाइम पे गवर्नर जनरल यही थे। यही माउंटबेटन जून 3 प्लान लेकर के आए थे, भारत के विभाजन के टाइम पे भी यही थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किस तरीके से पूछेगा, ये कब तक रहे गवर्नर जनरल, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, क्योंकि संविधान लागू होने के साथ ही हमारा प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो उसके बाद ये पोजीशन खत्म कर दी गई। तो 26 जनवरी 1950 तक इनका टेन्योर था। तो यहां तक इनका टेन्योर था, वही पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व में आने से पहले, तो वो थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो आप नीचे कमेंट में बताना, अगर और बड़ा है तो भी बताना, ठीक है? हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। विच गवर्नर जनरल हैड पास्ड बंगाल सती रेगुलेशन 1829? बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो अभी बात हो रही है लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो यहीं पे इनको पकड़ लेते हैं, जो जो सवाल इनसे बन सकते हैं यहीं की यहीं निपटा देते हैं, ठीक है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है? लॉर्ड विलियम बेंटिक भी कहा जाता है, बेंटिंक भी बोल सकते हो, मेन है, आपको समझ में आना चाहिए। देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक का पहले तो टाइम पीरियड आपको मैं बता दूं, इसका टाइम पीरियड था 1828 से 1835 के बीच में, ठीक है? ये कौन थे? ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी कि 1829 के अंदर इन्होंने सती सिस्टम को बैन कर दिया था, सती प्रथा पे बैन लगा दी थी, सती प्रथा पे, ठीक है? तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था, सती रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे, सती प्रथा बैन कर दी थी। और जैसे विडो रीमैरिज एक्ट के पीछे असली प्रयास थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, सती प्रथा को बैन करवाने में सबसे बड़े प्रयास थे राजा राम मोहन रॉय के, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। आत्मीय सभा की स्थापना, ब्रह्मो समाज, कुछ याद आ रहा है? मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको क्या पढ़ाया, जाके रिवाइज करो। संवाद कौमुदी, KAUMUDI इस नाम की पत्रिका लिखा करते थे, ठीक है? सती सिस्टम इन्होंने बैन करवाया था। 1829 की बात हो रही है, ये विलियम बेंटिक ने किया था। और 1830 में जो ठग्स होते थे, ठगी सिस्टम, उसको भी इन्होंने बैन किया था। दूसरी चीज, एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है विलियम बेंटिक से, ये थे सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये चीज कब आई थी? ये 1833 के चार्टर एक्ट में ये चीज डाली गई थी। विलियम बेंटिक के टाइम पे ही इंग्लिश एजुकेशन को मीडियम बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पे? हायर एजुकेशन के लिए, मतलब जो भी हायर एजुकेशन होगी उसमें इंग्लिश मीडियम को यूज किया जाएगा। और ये किसकी एडवाइस पे हुआ था? ये थी टीबी मैकॉले की एडवाइस। टीबी मैकॉले, कुछ मत छोड़ना, ये सब पेपर के पुराने सवाल हैं जो मैं आपको ऐसे फैक्ट्स की फॉर्म में दे रहा हूं। ये मत समझना इसका मैं अलग से क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा तो ये पेपर में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी मैकॉले को एक और नाम दिया जाता है, उनको कहते हैं फर्स्ट, बैलेंस बिगड़ गया था अभी, फर्स्ट लॉ मेंबर, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसके अंदर पहले लॉ मेंबर भेजे गए थे, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी। ये था सारा आपका लेखा जोखा विलियम बेंटिक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल बनते हैं, इनके बारे में नहीं भूलना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। Who wrote the song सारे जहां से अच्छा? सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? एक काम करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सॉन्ग, इंपॉर्टेंट स्लोगन है, जो जो मेरे को याद आ रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे। पहले तो इसी को देख लेते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, भूलना नहीं है। उसके बाद में लिखो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, भूलना नहीं है, भगत सिंह। इसके बाद में आप लिख लो जय हिंद, जय हिंद और दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये सब एक ही के हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है? उसके बाद में आ जाओ आप, इसको इधर लिख देते हैं, डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टंक मैदान से, 8 अगस्त 1942 से, वहां पे महात्मा गांधी ने डायरेक्ट एक्शन बोल के डू और डाई का स्लोगन दिया था। तो ये रिलेटेड है महात्मा गांधी से, भूलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। एक मेरे को स्लोगन याद आ रहा है, वो जरूर याद रखना कि पेपर में पूछा गया है। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान और जय विज्ञान, जय विज्ञान। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? इधर लिख लो, अटल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बिहारी वाजपेयी।
वाजपेयी, ये बात आपको नहीं भूलनी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कौन सा स्लोगन दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है 25 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे उस दिन मनाया जाता है। और लिख लो एक आधे स्लोगन जो इंपॉर्टेंट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेके रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किन्होंने दिया था? ये स्लोगन है आपका बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इन्हें कहा जाता था। मराठा और केसरी इन्होंने अखबार लिखा था। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बता दिया। भगत सिंह बता दिया। और क्या रह गया? महात्मा गांधी से रिलेटेड बता दिए मैंने आपको। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय, पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। एक बहुत पूछा जाता है आपसे कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये था स्लोगन आपका जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू। एक और ध्यान रख लो, एक और कर लो, हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरीश चंद्र का। तो जो इंपॉर्टेंट स्लोगन्स थे वो मैंने आपको एक जगह पे लिखवा दिए। जो गवर्नर जनरल्स मेरे को आ रहे हैं, मेरे को देख रहा हूं मैं, वो सारे गवर्नर जनरल्स मैं आपको दे रहा हूं। इन यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा। पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और लेक्चर शेयर करना है। फिर से बोल रहा हूं, तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप इसे 10,000 तक फास्ट फॉरवर्ड में नहीं लेके जाओगे, क्योंकि मेहनत आपके लिए बहुत लग रही है और रिजल्ट वो वाला आपसे मिल नहीं रहा है। अगर आप देखते भी हो तो अपने तक रखते हो, कॉमेंट आप करते नहीं हो। Who gave the title of सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो सरदार पटेल से, वल्लभ भाई पटेल से थोड़े बहुत चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या पूछा जा सकता है? पहली चीज तो कि ये रिलेटेड है कौन से सत्याग्रह से? देखिए 1928 के अंदर। इसके बाद ये बहुत फेमस लीडर हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये था बरदौली सत्याग्रह। क्या था? बरदौली सत्याग्रह, गुजरात के अंदर। ठीक है, और यहीं पे ये फेमस हुए थे। इसी सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी जी ने इनको टाइटल दिया था सरदार का। ठीक है, सरदार टू वल्लभ भाई पटेल किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये था वल्लभ भाई पटेल का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनसे क्या ध्यान रखनी है, इनको और क्या कहा जाता था? पहली चीज तो ये कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट मतलब होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर थे और उससे भी जरूरी सबसे पहले डेप्यूटी पीएम थे। तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। दूसरा, इन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है इनको, इसलिए इन्हें कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। साथ ही इन्हें कहा जाता है आयरन मैन। ये है असली आयरन मैन। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन। जब भारत आजाद हो रहा था तो पार्टीशन भी हो रहा था, तो सब स्टेट्स के पास एक चॉइस थी कि या तो वो भारत को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। जो आज आप भारत का नक्शा देखते हो उसमें बहुत बड़ा हाथ है इनका कि भारत को इन्होंने एक साथ बांध के रखा। नहीं तो 3 राज्यों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, अपनी डिप्लोमेसी से उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और वो राज्य 3 कौन से थे ये भी पेपर में पूछ सकता है, तो ये लिख लो आप। एक तो है कश्मीर, एक है जूनागढ़ और एक है हैदराबाद। ठीक है, यहां पे तो उन्होंने मिलिट्री एक्शन कर दिया था हैदराबाद में, कश्मीर में, तो कश्मीर इशू तो फिर चल ही रहा है आपको पता है। लेकिन इन सबको एक साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का, हरि सिंह यहाँ के राजा थे, ये भी बात ध्यान रखनी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे किस तरीके से दस्तखत हुए थे आपको मैं फिर कभी बताऊंगा, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें आपको नेट पे भी बड़ी इजीली अवेलेबल है, जाके ऐसी चीजें पढ़ा करो, देखा करो, तभी आपका दिमाग आपका एक सही ट्रैक पे रहेगा। एंटरटेनमेंट के सोर्स भी ऐसे बनाओ,
हिस्ट्री तो अपने आप में एंटरटेनमेंट है अगर आप ढंग से पढ़ो तो। अभी तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जब अगर मेरे को मौका लगता है आगे आप सपोर्ट रखते हो तो बहुत डिटेल्ड क्लासेस लूंगा, फिर और मजा आएगा। तो आपका हो गया सरदार का टाइटल किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था वल्लभ भाई पटेल को बरदौली सत्याग्रह 1928 में। आपको पढ़ाते पढ़ाते मतलब मेरी एनर्जी कम नहीं होती, क्योंकि मेरे को पता है कि जो भी बच्चा देख रहा है उसको काफी फायदा होने वाला है। लेकिन आप भी इसकी तरफ से आपका भी सपोर्ट बनता है देना कि आप नीचे कमेंट करके एटलीस्ट बताया करो। द मैन हु वाज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। तो एक काम करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी एक दो बातें जान लेते हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। देखो पहली चीज तो ये 1905 में हुआ था जो बंगाल डिवाइड, बंगाल सेपरेट, उस टाइम पे इन्होंने गाया था आमार सोनार बांग्ला। अब ये आमार सोनार बांग्ला इन्होंने ही लिखा था और ये है आज की डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम। तो बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी इन्होंने लिखा है। 1911 कांग्रेस सेशन के अंदर जन गण मन पहली बार गाया गया इनके द्वारा, जन गण मन 1911 जब दिल्ली दरबार लगा था। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, हमारा नेशनल एंथम भी इन्होंने दिया है। दूसरी चीज अब क्या ध्यान रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, सबसे पहले नोबेल प्राइज विजेता है ये इंडिया के, नोबेल प्राइज विनर, ठीक है। और इनको लिटरेचर में मिला था, किस चीज के लिए मिला था? पहली बात तो कब मिला था? 1913 में, ठीक है। इनकी पोएम्स का कंपाइलेशन था जिसका नाम था गीतांजलि, गीतांजलि, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, सबसे पहले इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद सीवी रमन को मिला था 1928 में रमन इफेक्ट के लिए। तो ये बातें आपने नहीं भूलनी है। एक आध चीज और मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में कि नाइटहुड का टाइटल किनको मिला था? तो इनको नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था। कौन सा टाइटल था? नाइटहुड का टाइटल था। और ये नाइटहुड का टाइटल इनको किसने दिया था? ये नाइटहुड का टाइटल इनको दिया था किंग जॉर्ज, वही जो आए थे दिल्ली दरबार में, किंग जॉर्ज पंचम ने, ठीक है। और ये कब दिया था? ये 1915 में दिया था। सेम इसी वे में गांधी जी को टाइटल कौन सा मिला था? इनको मिला था टाइटल केसर ए हिंद का, केसरे हिंद। और ये टाइटल इनको किसने दिया था? ये टाइटल भी 1915 में दिया गया था, लेकिन ये टाइटल वाइसरॉय किसने दिया था? ये वाइसरॉय ने दिया था, लॉर्ड हार्डिंज ने दिया था, लॉर्ड हार्डिंज। ये एच लिखा है, HARDINGE। तो ये दोनों टाइटल मिले थे, एक तो केसरे हिंद गांधी जी को, एक नाइटहुड का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर को। और इन दोनों ने ही अपने टाइटल्स को वापस कर दिया आफ्टर जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग कांड। और जलियांवाला बाग होने के बाद में इन दोनों को ये जो टाइटल्स मिले थे दोनों ने ही वापस कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब हम। हु हैड अवॉर्डेड केसरे हिंद, हु वॉज अवॉर्डेड होना चाहिए इधर, हु वॉज अवॉर्डेड केसरे हिंद मेडल्स टू महात्मा गांधी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसरे हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो मैंने बताया लॉर्ड हार्डिंज ने किया था। क्वेश्चन आप समझ ही गए हो, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और नाइटहुड का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को किंग जॉर्ज 5 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने जो इंडिया को है एक ही जगह पे इन्होंने बांध के रखा। और इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में इनका बहुत बड़ा हाथ था। कौन कौन से 3 राज्य बताए थे याद रखने? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब हम। विक्टोरिया टर्मिनल नाउ नेम्ड एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वॉज बिल्ट इन। विक्टोरिया टर्मिनल, शायद हमने एक क्वेश्चन जंप कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। फेमस टूरिस्ट स्पॉट विक्टोरिया मेमोरियल इज इन डैश। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहां है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो विक्टोरिया मेमोरियल किसकी याद में बनाया गया था? तो इनके नाम में लिखा है डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया।
ठीक है कहां पे, तो ये है आपका यह पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, कलकत्ता से थोड़ा ही दूर है, और ये है यहाँ पे। और इनको मतलब ये जो विक्टोरिया हाउस है, विक्टोरिया मेमोरियल है बंगाल के अंदर, और यह बनाया गया था 1906 में। इस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे आपके लॉर्ड मिंटो, जब आए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। आपको खैर ये ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे विक्टोरिया मेमोरियल बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है ये कलकत्ता में। विक्टोरिया टर्मिनल नाउ नेम्ड एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वॉज बिल्ड इन, अभी टर्मिनस है ये विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है। इसका निर्माण कब किया गया था? ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इसका नाम है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट कौन देता है? यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, यूनेस्को के हेड है ऑड्री अजोले। तो ये सारी बातें मैं स्टैटिक जीके में आपको कवर करा दूंगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको वो दे रखा है खिताब, और इसका जो डिजाइनर था उसका नाम था F.W. स्टीवंस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो, F.W. स्टीवंस। ये था इसका डिजाइनर, जिसने इसका आर्किटेक्ट था, और इन्होंने ये बना के तैयार किया था 1888 में, 1888 में। आज की डेट में सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है ये, सेंट्रल रेलवे। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, और अभी तक लाइक नहीं हुआ है, तो ये करना है आपको। दोबारा से बोल रहा हूं, लाइक करो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर हु डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इंडियन सोल्जर्स को तो ये लोग यूज करते ही थे, ब्रिटिशर। तो वहां पे टोटल इंडियन सोल्जर 70,000 जो सोल्जर हमारे मर के शहीद हो गए थे। तो इंडिया गेट उनकी याद में बना है, एडविन लुटियंस ने ही बनाया है। और इंडिया गेट पे अगर आप ध्यान से, जब पहले तो जाने देते थे इतना नजदीक, अभी नहीं जाने देते, इंडिया गेट पे छोटे छोटे नाम जो हैं इस पे गुदे हुए हैं। अगर आप देखो उन सोल्जर्स के नाम हैं, वो अमर जवान ज्योति वहां पे जल रही है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मात्र आपकी एक क्लास रह गई है, वही बात पूछ रहा है, नेम द आर्किटेक्ट हु डिजाइन न्यू दिल्ली, तो एडविन लुटियंस हो जाएगा इसका आंसर। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। हाँ, अब ये था आखिरी, ठीक है। तो आपको मैं सारा ये हिस्ट्री करा चुका हूं, सिर्फ एक क्लास और रह रही है छोटी सी, वो एक और ले लो। 5 जनवरी से जो टॉपिक्स बच गए हैं उन सबको मैं कंपाइल करके स्टैटिक जीके की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में आप सबको देने वाला हूं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस जो हमारा कोर्स चल रहा है वाला, इसकी पूरी लिस्ट, इसके अभी 24 लेक्चर्स, ये 24th था, तो पहले लेक्चर से देखना शुरू कर देना, वहीं पे लिस्ट मिल जाएगी। वहां पे भी नहीं मिलती तो रेडियन लर्निंग के आइकन पे क्लिक करो, ऊपर प्लेलिस्ट का बटन होगा उसको दबाओ, वहां पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस रिवीजन कोर्स के नाम से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और पढ़ते रहो। मिलते हैं हमारी अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।